अपने सर को चादर से ढके हुए वो मुंह छुपाती दोपहर की कड़कती धूप में नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कदम उठाती जा रही थी। अब अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए उसे घर से निकलना ही पड़ा था। उसकी इज्जत वाला भाई तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह के हालात भी देखने को मिलेंगे। अपने पिता की कितनी लाडली थी वो। उसके पापा ने कहा था कि वो उसकी शादी किसी राजकुमार के साथ करेंगे और विदा कर देंगे। उसका इकलौता भाई भी उस पर तब जान लुटाता था। पापा की मौत के बाद भाभी ने कैसे उसे दिन में तारे दिखाए थे और भाई का खून भी बिल्कुल सफेद हो चुका था। हर रोज उसकी भाभी उसके चरित्र पर उंगलियां उठाती थी, लेकिन उसके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपनी बीबी की बातों में आ चुका था। काश पापा आज जिंदा होते। अपने पिता को याद करते हुए पलक की आंखें खुद ब खुद नम हो गई थीं। किधर जा रही हो तुम? घटिया से मुंह में ढेर सारा गुटखा भरे हुए और फिर उस गुटके की पिचकारी मुंह से निकालकर दीवार पर थूकते हुए उसके लफंगे मंगेतर ने बीच सड़क पर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह से भयंकर बदबू आ रही थी। ये देखकर पलक का नाजुक दिल थर थर कांपने लगा था, लेकिन उसने अपने अंदर के डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया था, वरना तो वो लफंगा और भी ज्यादा शेर हो जाता। अमित, मुझ पर एहसान करो, यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे हमेशा इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। अमित की बात पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उस पर बाहियात फप्तियां कसने लगा। उसने अपनी नजर पूरी सड़क पर घुमाई। भगवान का शुक्र था कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो किसी के भी सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हो जाता तो उसकी माँ को इसके बदले में अपनी बहू से न जाने कितनी ही जली कटी बातें सुनने को मिलती। तभी अमित के बोलने से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। पहले तू मुझे ये बता कि दोपहर के इस वक्त में अपने कौन से यार से मिलने जा रही है? अमित और पलक की मंगनी उसके भाई ने 1 साल पहले ही करवाई थी, जिस पर पलक ने बहुत विरोध किया था कि वो अपनी भाभी के इस गुंडे मवाली भाई से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। उन दोनों भाई बहन ने मिलकर पलक की जिंदगी को जैसे नरक बना दिया था। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरे मंगेतर हो। अगर तुम्हें मेरे चरित्र पर इतना ही शक है तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अपने गुस्से की हद तक गला फाड़ के पूरे जोर से चीखी थी वो। अब उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। जब अमित उसका हाथ थाम लेता, उसे गलत नजरों से देखता, तो उसका इज्जतदार भाई सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहता था। इन सब बातों से उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। तभी अमित बोला, तू और तेरी माँ तो यही चाहेंगे कि मैं रास्ते से हट जाऊं। ये कहकर उसने उसकी कलाई को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया था, जिसकी वजह से वो 2-4 कदम दूर जाकर गिरी थी। अब इंटरव्यू के लिए जाना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि अगर अब वो आगे को कदम उठाती तो शायद उसके वापस लौटने तक ये बहन और भाई घर में उसकी माँ को जहर भरी बातें सुना सुना कर उनकी हालत खराब कर देते। मेरी माँ बेचारी अपने पति के मरने के बाद से वैसे ही दुख उठा रही है। अमित बहुत ही बदतमीजी से हंसा था। जल्दी से शादी की तैयारी कर, अगले महीने ही मैं तुझे अपनी कैद में कर लूंगा। उसके ये शब्द और ये लहजा पलक को बहुत तकलीफ नहीं देते थे, क्योंकि सामने खड़े हुए इंसान के लिए उसके दिल में कोई भी जगह नहीं थी। अमित को कोई भी बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। ये तो उसकी किस्मत अचानक पलट गई थी जब इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पलक जैसी लड़की उसकी झोली में फेंक दी गई थी। पलक ने कहा, तुझे तो मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी और आइंदा से मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत मत करना, वरना मैं भाई को बता दूंगी। गुस्से से कहती हुई वो वहीं से पलट गई। अमित ने अपनी काली कमाई के पैसों से पलक के भाई का कारोबार शुरू कराया था। वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता था। पलक का रिश्ता उसे इसी पैसों की वजह से ही मिला था। घर वापस लौटने का सारा रास्ता पलक ने रोते हुए काटा था। उसकी जिंदगी के बुरे दिन तो उसी वक्त शुरू हो चुके थे जब उसकी भाभी के मनहूस कदम उसके घर में पड़े। उन्होंने उसके सारे रिश्ते छीन लिए थे। पलक की माँ ने
रिश्ते करवाने वाली औरत पर भी आंखें बंद करके भरोसा किया था। अपने लायक बेटे के लिए वो कोई ऐसी लड़की की तलाश में थी जो मासूम और भोली भाली हो, जो उनके घर को अपना घर समझे। वो उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखना चाहती थी। पलक भी कितनी खुश थी। वो अपने पापा और भाई से फरमाइशें करते थक नहीं रही थी। घर का हर एक कोना पलक ने अपनी मर्जी से खूब सजाया था। वो अपने भाई को बात बात पर खूब चिढ़ा रही थी। पलक की माँ ने बिन बाप की बेटी देखी तो उनका दिल पिघल गया और फिर बिना कोई ज्यादा पूछताछ किए बस उस लड़की की मासूम शकल देखकर वो शगुन देकर रिश्ता पक्का कराई थी। अमित की बहन के नैन नक्श काफी खूबसूरत थे और अपनी झूठी मासूमियत से उसने अपनी सास को खूब बेवकूफ बनाया था। शादी के बाद धीरे धीरे उसने अपने ससुर और पति के दिल में जगह बना ली थी। पलक के साथ तो उसका रवैया पहले दिन से ही कुछ अजीब सा था। पलक हर वक्त घर में चहकती रहती थी, लेकिन अब उसका भाई उसे टोकने लगा था। पिताजी के मरने के बाद उसके भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा ली थी। पलक ने अपने कॉलेज के एडमिशन को रोककर नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी थी। आ गई महारानी, भाभी की आवाज पर उसने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया था। भाभी की बात का जवाब देने की बजाय वो कमरे में जाने लगी तो उसकी भाभी ने कहा, मुंह में शायद सुपारी डालकर बैठी है जो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। नफरत से उसकी भाभी ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और दिल ही दिल में चिढ़ने लगी कि उसका इकलौता भाई इस लड़की को देखते ही दीवाना हो गया था। इस लड़की को तो वो खूब बेइज्जत करना चाहती थी। पलक ने कहा, भाभी, मैं माँ की दवाई लेने गई थी। पलक ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन फिलहाल अपनी भाभी को सच बताकर वो घर में एक नया हंगामा खड़ा नहीं करवाना चाहती थी। तभी वो बोली, झूठ बोलेगी? मुझे दवाई लेने कैसे जा सकती है, जबकि तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाभी ने अपनी चुभती हुई निगाहों से उसे शर्मिंदा करना चाहा। जरूर अपने यार से मिलने गई होगी। मेरे भाई को भी तो अपनी ऐसी ही अदाओं से तूने फंसा लिया है। तुम दोनों माँ बेटी का यही तो काम है। ये सुनते ही पलक एकदम से गुस्से से चीख पड़ी, अगर ऐसा ही है तो फिर ना करवाती ना मेरी अपने निकम्मे और लफंगे भाई से शादी। हर बार उसके किरदार को दागदार बना दिया जाता था। इस बात पर उसकी भाभी जोर से हंसी और बड़े ही घमंडी लहजे में बोली, मेरे सामने जवान चलाती है? जानती है ना कि तुम दोनों माँ बेटी को मैं 1 सेकंड में घर से बाहर फेंकवा सकती हूँ। इतना कहते ही उसकी भाभी ने चोटी से पकड़कर पलक को दरवाजे की तरफ जोर से धक्का दिया। अगर उस वक्त पलक की माँ उसे कंधों से ना पकड़ती तो शायद वो मुंह के बल नीचे गिर जाती। आपकी औकात ही क्या है भाभी, ये मत भूलिए कि आपको एक गंदे से मोहल्ले से निकालकर हम इज्जत से ब्याह कर ले जाने वाले वही लोग हैं। अगर मैं आपकी घटिया करतूतों और चरित्र का आईना आपको दिखा दूं ना तो आप फिर झेल नहीं पाएंगी। गुस्से की वजह से पलक का चेहरा लाल हुआ जा रहा था। अपने अतीत की भयानक गरीबी को याद करके उसकी भाभी अचानक से तड़प उठी थी। वो बोली, तू बहुत हवा में उड़ रही है ना? अब देख, आज ही मैं तेरे पर कैसे कटवाती हूँ। धमकी देने के बाद वो कमरे में बंद हो गई थी। पलक अपनी माँ का कमजोर हाथ थामे अपने इकलौते कमरे में आकर बैठ गई। मम्मी, आपकी दी हुई सीख को मैं भूल गई थी। भाभी ने जब मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसके लहजे में शर्मिंदगी, बेबसी और गुस्सा सब कुछ शामिल थे। वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी। पलक की माँ कुछ भी नहीं बोली। मम्मी, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी से इस तरह से मुंह ना मोड़ो। ठीक है, अब मैं दोबारा कुछ नहीं बोलूंगी भाभी को। अपनी माँ की नाराजगी के डर से अब पलक को खुद पर गुस्सा आने लगा कि भला एक जाहिल औरत के साथ खुद भी जाहिल बनने की उसे क्या जरूरत थी, जबकि उसने एक शब्द भी अपनी भाभी को गलत नहीं कहा था। मैं नाराज नहीं हूँ, बस मैं फिक्रमंद हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ये दुनिया क्या हाल करेगी। काश कोई भरोसेमंद इंसान होता तो मैं तुझे उसे सौंप देती। बाप के मर जाने के बाद तो ये सारी दुनिया ही पलक के खिलाफ हो गई थी। जब से वो अमित की मंगेतर बनी थी तब से उसे ऐसा लगता था कि ये दुनिया उस पर हंस रही है। कॉलेज के जमाने में जब वो रोमांटिक कहानियां पढ़ती थी
तो उसे भी लगता था कि शायद उसके लिए भी कोई ऐसा ही राजकुमार एक दिन आएगा। जब उसके पिता जिंदा थे तो अमित को तो उनके घर में आने की इजाजत भी ना थी। पलक की भाभी इसी बात का बदला तो अब इन सब से ले रही थी। अपनी बुरी आदतों की वजह से अमित को मोहल्ले से मार कर निकाल दिया गया था और उसे कई बार पुलिस भी पकड़कर ले जा चुकी थी। आजकल वो नशे के धंधे में डूबा हुआ था और इसीलिए यहाँ वहाँ गलियों में गुंडा बना घूमता था। पलक की माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसके भाई ने साफ कह दिया था कि अब वो और उसकी माँ दोनों ही अपने बेटे के रहमो करम पर पल रही हैं और इसीलिए पलक की जिंदगी का फैसला लेने का हक भी अब सिर्फ और सिर्फ उसके भाई को ही है। पलक का दिल अपने भाई की बेरुखी पर भर चुका था। बचपन में जब उसे बुखार हो जाता था तो कैसे उसका भाई सारी रात उसे अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाया करता था और अब तो वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तू बता, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? पलक की माँ ने बात बदली। अरे मम्मी, इन भाई बहनों के रहते हुए कहाँ मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? उसने इनकार में सिर हिलाते हुए मायूसी से अपना सर अपनी माँ की गोद में रखा। कल भी तू एक जगह इंटरव्यू के लिए जाएगी ना? भगवान करे वहां तेरा काम बन जाए। कितनी मुश्किल से पलक ने अपनी माँ को नौकरी करने के लिए तैयार किया था और उसने इस बात के लिए भी उन्हें राजी किया था कि जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये बात उन दोनों के बीच में ही रहेगी। मम्मी, मुझे तो लगता है कि मैं भावनाओं में बहकर मैंने नौकरी करने का फैसला कर तो लिया, लेकिन मुझ जैसी बदनसीब लड़की की किस्मत भला कैसे बदल सकती है? ऐसा नहीं कहते बेटा, अपने दिल में हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। तभी अचानक भाभी के रोने की आवाजें आने लगी। वो अपने सर पर पट्टी बांधे थी और अपना नीला पड़ा हाथ दिखा रही थी। तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखा करूं? देख लो कैसे मेरा हाथ उन दोनों ने मिलकर नीला कर दिया है। अरे, इन्होंने तो मेरे छोटे बच्चों की परवाह तक नहीं की, मुझे पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करके रख दिया है। पलक का भाई अपनी पत्नी का नाजुक हाथ थामे अफसोस से अपनी माँ को देखने लगा। आप अपनी मर्जी से ही बहू बनाकर लाई थी ना इसे? मैंने आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब आप दोनों को मेरी पत्नी से तकलीफ क्या है? झूठ बोल रही है बेटा, बल्कि उल्टा इसने पलक को मारा है। पलक की माँ अपने जवान बेटे को गुस्से में देखते हुए सारी हकीकत बयां करने लगी। माँ जी, आप अपनी बेटी की गलतियों को छुपाने की खातिर कैसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? हे भगवान, एक तो अपनी बेटी को सही सीख ना दे सकी, जो मुंह उठाकर दोपहर में अपने न जाने कितने आशिकों से मिलने के लिए जाती है। उसकी इस बात पर पलक का भाई हैरत से अपनी बहन की तरफ देखने लगा। पलक अपनी सफाई में कुछ भी ना बोली थी, क्योंकि वो अपने भाई की आंखों में अविश्वास देख चुकी थी। अरे वो तो मैं इतनी अच्छी भाभी हूँ, इसे अपनी ननद समझने की बजाय छोटी बहन समझती हूँ। तभी तो मैंने आज तक अमित को कुछ भी नहीं बताया। बस, अब बहुत हो गया, अब फैसला हो गया है। पलक की अगले महीने ही अमित से शादी होगी। मैं अब अपनी इज्जत को पूरी दुनिया में इस तरह से उछलते हुए नहीं देख सकता हूँ। पलक का भाई राजेश अपनी माँ को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुनाकर कमरे में जा चुका था। दोनों माँ बेटियां एक दूसरे के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी थी और उसकी भाभी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। आज वो अपनी भाभी और उसके निकम्मे भाई से बचने के लिए पड़ोस की सवाना आंटी से उनका बुर्का मांग लाई थी। नौकरी का तो पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। वो जैसे ही उस ऑफिस में दाखिल हुई तो वहां का माहौल बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से घबरा गई और उसके पैर लड़खड़ाने से लगे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की से उसने अपने इंटरव्यू के बारे में पूछा। लड़की शकल से खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी भी हो और ड्रेसिंग भी मॉडर्न करके आ जाती, तब तो तुम्हारा चांस बिल्कुल पक्का था। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने मजाक उड़ाती हुई हंसी के साथ पलक को सर से लेकर पैर तक देखा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो पहले से ही अपनी माँ से सुनती आई थी कि आजकल का माहौल बहुत खराब है।
आप कुछ कुछ उसे दिख भी रहा था कि तभी वो लड़की बोली, कुछ देर में तुम्हें खुद ही इसका मतलब पता चल जाएगा। आधे घंटे के बाद उसे ऑफिस में बुलाया गया। कमरे के चारों तरफ खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। सामने बैठा शख्स पलक के भाई से 1-2 साल बड़ा ही होगा। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि सामने खड़ी हुई लड़की का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। मिस पलक, बैठ जाइए। उसकी कांपती टांगों को देखकर मैनेजर ने ऑर्डर दिया, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है? हम आपको ये नौकरी कैसे दे सकते हैं? पलक की आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैनेजर ने जब उसे रोता देखा तो फिर उसने उससे पानी के लिए पूछा, लेकिन बगैर कुछ बोले पलक ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। वो अपनी फाइल टेबल से उठाकर वापस मुड़ने लगी। रुकिए मिस पलक, आपका इंटरव्यू अभी बाकी है। लेकिन सर, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, वो मासूमियत से बोली। क्या पता, बाकी के सारे सवालों के जवाब आप सही सही दे दें। उस मैनेजर का बॉस आज ऑफिस नहीं आया था और इसीलिए वही सभी के इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि बॉस को किस तरह की लड़की चाहिए सेक्रेटरी के रूप में। और रही पलक की बात, तो वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी। लेकिन पहली बार वो इस मासूम लड़की की खातिर अपने बॉस के हुक्म की खिलाफत कर रहा था। पलक डरते डरते अपनी तरफ से सभी सवालों के सही जवाब देने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी भी तरह से उसे ये नौकरी मिल जाए। उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था। मिस पलक, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेती जाइएगा। आपकी नौकरी अभी से शुरू होगी तो फिलहाल आपको सिर्फ 40,000 सैलरी दी जाएगी। ये सुनकर पलक तो हवाओं में उड़ने लगी थी। उसकी नौकरी पक्की हो चुकी थी। कंपनी की तरफ से उसे 40,000 भी दिए गए थे, जिसे वो अपनी माँ के लिए फ्रूट्स और दवाइयाँ भी खरीद सकती थी। महीने में कितनी बार वो अपने भाई को माँ की दवाई के बारे में याद करवा चुकी थी, लेकिन उसके भाई ने साफ कह दिया था कि कारोबार अभी शुरू किया है, इसीलिए दवाई लाने के पैसे उसके पास नहीं हैं। ऑफिस से निकलने से पहले वो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूली कि उसे ये नौकरी मिल चुकी है। वो उस लड़की को जता देना चाहती थी कि वो अपने कपड़ों की वजह से पीछे नहीं रही, बल्कि काबिलियत कपड़ों से ज्यादा अहमियत रखती है। आज अगर उसके पिताजी जिंदा होते तो वो खुशी से झूम उठते। पलक जैसे ही घर की दहलीज के अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ सर झुकाए उसके भाई के ताने सुनने में बिजी थी, जो कि उन्हें एक गैर जिम्मेदार माँ कह रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में भाभी ने पहले ही वहां पर एक नया तमाशा लगाया हुआ था। पलक ने सोचा था कि शाम को भाई के आने पर वो ठंडे लहजे में सब कुछ बता देगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा था। वो 2 मिनट में समझ गई कि अब उसे आगे क्या करना है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे इजाजत लिए बिना आपने उसे जाने कैसे दिया? भाई, मैं इंटरव्यू देने मम्मी की इजाजत से गई थी और मुझे ये लगता है कि मेरे पिता के बाद मेरी माँ ही इस घर में सबसे बड़ी है। फ्रूट्स और दवाइयों का पैकेट पलक ने अंदर जाकर कमरे में रखा। नौकरी के नाम को सुनकर तो उसकी भाभी के कान खड़े हो गए थे। अच्छा, तो अब तुम जवान लड़कों के साथ नौकरी करोगी? उसका भाई ये सुनकर खड़ा था, लेकिन उससे पहले ही उसका सामना भाभी से हुआ। ऐसी भी भला कौन सी नौकरी है जो तुझे पहले इंटरव्यू में ही मिल गई? भाभी का लहजा शक से भरा था। अमित भी गुस्से से माँ बेटी को देख रहा था। उसकी माँ अभी ये बात छेड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब देर हो गई थी। मैं इन सब बातों का जवाब सिर्फ अपने भाई को देना ही जरूरी समझती हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। ये सब देखकर पलक की माँ का दिल तो डर से बैठा ही जा रहा था। कहीं ये लड़की अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में और ज्यादा नई मुश्किलें पैदा ना कर ले। बताओ पलक, कौन सी नौकरी मिली है? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आजकल जगह जगह धक्के खा रहे हैं और तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं। उसके भाई ने सवाल किया। अरे, इससे क्या पूछते हो? इसकी नौकरी छुड़वा दो। ये अब मेरी मंगेतर है, इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला अब मैं हूँ। अमित बीच में कूद पड़ा। देखा जाए तो अमित और पलक का कोई जोड़ बनता ही नहीं था।
पलक के लंबे सुनहरे बाल थे जो हर वक्त चोटी में कैद रहते थे। दूधिया सफेद रंगत, जैसे कोई हाथ लगाएगा तो वो गंदी हो जाएगी, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी। जबकि अमित ने नशा कर करके अपने होठों को मोटा कर लिया था और उसकी आंखें भी सूजी हुई सी हर वक्त नशे की वजह से लाल रहती थी। उसके दांत इतने पीले थे जिन्हें देखकर किसी भी इंसान को उल्टी आ जाए। मैं ऐसी कोई मंगनी नहीं मानती हूँ, तुम चुप करो। पलक ने अमित को चुप करवाया। अब वो समझ चुकी थी कि उसे अब बोलना होगा, क्योंकि चुप तो वो पहले भी रही थी, लेकिन उसे कौन सा उसकी इज्जत अपने भाई की नजरों में बढ़ गई थी। राजेश भैया, आपको नहीं पता है कि मैं कितनी काबिल हूँ। बचपन से आप ही तो ये कहते थे कि पलक, तुम एक बार अगर किसी चीज को पढ़ लेती हो तो वो तुम्हें हमेशा याद रहती है। मासूम बनकर अपनी भाभी की तरह उसने भी इमोशनल ब्लैकमेल किया। अरे, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी का खर्चा मेरे भाई के कंधे पर ना पड़े। मैं काम कर लूंगी तो अपना दहेज मैं खुद ही तैयार कर लूंगी। कितनी तनख्वाह है तेरी? भाभी की लार पैसों के नाम पर टपकने लगी थी। भाभी के मन में लालच जाग गया। कहने लगी, अरे ठीक ही तो है, कमाना चाहती है तो सही है, वरना आपकी जेब से ही पैसा जाना था। तभी अमित बोला, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो जैसी लड़कियां अपने बॉस के साथ रातें रंगीन करती हैं, उन्हें पैसे बस उसी के बदले में तो मिलते हैं। अमित के ऐसा कहने पर पलक के भाई ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। खामोश हो जाओ, वो बहन है मेरी। पलक खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी और इधर भाभी को तो अपने भाई की मार से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में सारा गणित लगा रही थी और इसीलिए उसने तुरंत पलटी मारी। तुम शादी तक नौकरी कर सकती हो, लेकिन ये याद रहे कि मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अमित को पलक की नौकरी करने से ऐतराज था, जबकि भाभी ने इस शर्त पर इजाजत दी कि शादी तो हमें करनी ही है, इसीलिए जो कमाई आएगी मेरी हथेली पर लाकर रखोगी। भैया ने भी अपनी पत्नी की जिद करने पर इजाजत दे दी। भैया, अब आपको मेरी माँ की दवाइयों के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ये बेटी उनका अच्छे से ख्याल रख सकती है। अपने भाई से आखिरी बात कहती हुई वो कमरे में चली गई। आज पलक ने अपनी जिद दिखाकर अमित की मर्दानगी को ललकारा था। तुझे क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? पलक की माँ को मालूम था कि पलक गलत नहीं है, लेकिन एक बेटी की माँ होने के नाते वो उसकी किस्मत से डरती थी। अब अगर भाग्य से उनकी बेटी का नसीब अमित से जोड़ ही दिया गया था, तो वो चाहती थी कि पलक अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाए। अमित की मर्दानगी को ललकारना कोई अच्छी बात नहीं थी। मम्मी, तुम देख रही थी ना कि वो वहां पर कैसा माहौल बन गया था, मुझ पर कैसे आरोप लगाए जा रहे थे। पलक बहुत दिनों के बाद अपनी पुरानी टोन में वापस आई थी। बेटा, तुम जानती भी हो, अगर तुम्हारे भाई ने उसे जुबान दे दी है तो अब शादी भी वहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे मर्द को गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होता। वो समझाने लगी, मम्मी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए अब आप ये नसीहत मुझे कल देना। केला छीलकर खाते हुए उसने अमित पुराण बंद करवाया, वरना कौन जाने कि कितनी देर तक उसकी माँ उसे नसीहत का पाठ पढ़ाती रहती। पलक को यही तो अफसोस था कि वो अमित की मंगेतर है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती हूँ, कम से कम अपने लिए 2-4 सूट ही ले आती। अब ऑफिस क्या ये पुराने सूट पहन कर जाओगी? उसकी माँ की बात एकदम सही थी। ये कोई गली का प्राइवेट स्कूल नहीं था, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। उसकी आंखों के सामने मॉडर्न ड्रेस वाली लड़कियां घूमने लगीं। मम्मी, शाम को जाऊंगी, एक सूट रात को सिलने डाल दूंगी और फिर सुबह पहन जाऊंगी। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते ही उसने दूसरा केला छीलकर माँ को कल की दिया। फिक्र करना छोड़ इंसान दे, को चाहिए क्योंकि हमें कि वो नहीं अपने मालूम आज कि को कल खुलकर हमारे जिए। नसीब में क्या लिखा होगा? ऑफिस के माहौल में एडजस्ट होने में पलक को बहुत वक्त लगने वाला था। अगले दिन ऑफिस में बड़ा सा दुपट्टा अपने कंधों पर दोनों तरफ फैलाए वो ऑफिस में मौजूद थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखकर मजाकिया मुस्कुराहट दिखाकर कहा, मिस पलक, आपका नसीब अच्छा है कि आज भी बॉस छुट्टी पर हैं, इसीलिए आप मैनेजर सर के ऑफिस में चली जाइए। उसने निगाहों से उसे हैरत से देखा था, जैसे कि वो कोई अजूबा पीस हो। मिस पलक, कम इन। यस सर।
उन्होंने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। पलक की घबराहट थोड़ी सी कम हुई थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी नज़रों में पलक के लिए इज्जत थी। आपको आज मैं काम समझा देता हूँ। 11 बजे एक गाड़ी आपको बॉस के बंगले पर छोड़ देगी। वहीं से आपको उनको सारी डिटेल्स बताकर मीटिंग अटेंड करनी है। जी सर। पलक को काम समझाने में अभी वक्त था। पता नहीं उसका बॉस कैसा इंसान होगा, इसीलिए वो पहले ही काम में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा मिस पलक, वरना आप इस ऑफिस में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। उसे एक अच्छा मशवरा देता हुआ वो मैनेजर आज की मीटिंग के बारे में बताने लगा। साथ ही पलक को बताया कि उनका बॉस 30 साल का लड़का है, जिसने अपने बाप की डेथ के बाद इस गिरती हुई कंपनी को सहारा दिया था और आज ये टॉप कंपनीज में मानी जाती है। उसका बॉस वाकई एक काबिल इंसान था। ऑफिस की गाड़ी में बैठकर वो एक आलीशान बंगले में आई थी। उसे इस महल में रहने वाले की किस्मत पर थोड़ी सी जलन महसूस हुई थी कि कैसे वो दुनिया की सारी मुश्किलों से दूर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। नौकर चाकरों की एक लंबी सी फौज उसके बंगले को चमकाने में लगी हुई थी। शायद वो जरूरत से ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। उसका बॉस अभी तक उठा ही नहीं था। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आई थीं। अमीर लोगों के भी अलग अलग चोचले होते हैं। अर्नब सिंघानिया ने पहली नजर की मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं किया था, बल्कि वो तो मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था। जो भी उसे कहता था कि उसे सिर्फ मोहब्बत ही सीधा कर सकती है, जिससे उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी, तो वो हंस देता था और कहता, अर्नब सिंघानिया को सीधा करने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम कौन हो? बड़ी रौबदार आवाज में उसने सवाल किया। शायद वो यहाँ काम करने वाली कोई नई वर्कर हो, जिससे वो आज तक देख ना पाया हो। वो मैं। अर्नब जैसे हैंडसम नौजवान को देखकर पलक की जवान लड़खड़ाई। वो तो किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। भगवान दौलत भी शायद शकल देख कर ही देता है। मैडम, मुंह में क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अर्नब ने गुस्से से पूछा। उसे इस लड़की की मौजूदगी से पहली बार उलझन हुई थी। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। उसके जवाब पर वो जोर से हंसा था। क्यों झूठ बोल रही हो? ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेकर मजाक उड़ाते हुए अंदाज में अर्नब बोला। पलक ने चौड़े से दुपट्टे में खुद को छुपा रखा था। अर्नब ने अपने मैनेजर से कहा था कि उसे बोल्ड और कॉन्फिडेंस मॉडर्न लड़की चाहिए अपनी सेक्रेटरी के रूप में, और पलक तो 1% भी वैसी नहीं दिख रही थी। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, पलक रुआसी होकर बोली। अपनी हालत पर उसे बहुत तरस आया था कि उसका बॉस उस पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? ऑरेंज जूस पीते हुए सवाल किया अर्नब ने। पलक शर्मा। इस बार अगर वो थोड़ा सा देरी से जवाब देती तो शायद उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता। अभी अभी तो उसने अपने घर में इज्जत मिलनी शुरू हुई थी। भाभी भी थोड़ा नरम हो गई थी, लेकिन अर्नब के चेहरे के हाव भाव देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अर्नब ने पूछा, नौकरी क्या मजबूरी में कर रही हो? उसकी क्लास की लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरियां करती हैं। उसने मिडिल क्लास लड़कियों को पैसा मिलते ही बहुत जल्दी बदलते हुए देखा था और उसे पूरा यकीन था कि पलक भी जल्दी ही बदल जाएगी। सर, वो पलक अर्नब को अपना पर्सनल मैटर बताने से बहुत झिझक रही थी। छोड़ो, जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। पलक ने चैन की सांस ली और ब्रीफिंग देने लगी। सारा दिन उसने अर्नब के साथ ही गुजारा था। वो मूडी और बदतमीज इंसान था। नौकरों को तो वो खड़े खड़े ही बेइज्जत कर देता था। शुक्र था कि अभी तक पलक की बारी नहीं आई थी। मिस पलक, अर्नब उसे घूर कर बोला, तुम्हारी वजह से यहाँ सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। कम से कम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए अपनी क्लास में थोड़ा सा बदलाव लाइए। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर की मौसी को लेकर अपने साथ में घूम रहा हूँ। अर्नब दिन भर उससे नाराज रहा था। हर छोटी बात पर वो उसे घूरता था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतना क्यों उकता रहा है। जी सर। पलक का सर शर्मिंदगी से झुक गया। ये देखकर अर्नब को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बेचारी न जाने किस मजबूरी में ये नौकरी कर रही है, और शायद इसके पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो
हायर क्लास के लोगों के बीच कैसे कपड़े पहने जाएं, उन्हें खरीद सके। सुनो, पलक की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए अर्नब ने फैसला किया कि वो कुछ अमाउंट उसे अभी दे देगा। जी सर। पलक ने सोचा, अब न जाने कौन सा कमेंट पास करेगा और फिर से मेजरी बेइज्जती करेगा। अगर वो उसका बॉस ना होता तो वो अच्छे से उसे समझा सकती थी कि उसके पहनावे में कोई भी कमी नहीं है। वो मॉडर्न लड़कियों की तरह आधा शरीर खुला लेकर नहीं घूम सकती। ये पेमेंट रख लो, अपने लिए थोड़ा ढंग के कपड़ों की शॉपिंग कर लेना। सर, मैं किसी की भीख नहीं लेती हूँ। आपकी कंपनी का ड्रेस कोड अगर टाइट जीन्स और छोटी शर्ट है तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। धीमे शब्दों में चबा चबा कर एक एक बात पलक ने बोली। अर्नब ने हैरत से उस लड़की को देखा जिसमें अकड़ और नखरा तो कूट कूट कर भरा था। वो अपने ही बॉस को मुंह पर इनकार कर रही थी। आज से पहले उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वो नाराज होने की बजाय उसे दिलचस्पी से देखने लगा। इंटरेस्टिंग। ठीक है मिस पलक, आप अपने इस पहनावे को कब तक इस सोसाइटी में कैरी करती हैं, मैं भी जरा देखता हूँ। पलक को ये बात तारीफ की बजाय एक चैलेंज ज्यादा लगी थी। अर्नब सिंघानिया की सोच इस बार गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि मुसीबत की आंखों में आंख डालकर चलने वाली पलक शर्मा थी। पलक को 1 महीना हो गया था। इस दौरान उसने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया था। अर्नब को लगा था कि उसका पहनावा कुछ हफ्तों बाद बदल जाएगा, लेकिन वो अब भी बड़ा सा दुपट्टा अच्छे से लपेट कर आई थी। साथ काम करने वाले उसे ताने देकर चिढ़ाते भी थे कि अपना ये तंबू किसी दिन घर पर भी छोड़ आया करो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने आंख मारते हुए कहा तो पलक ने उसे घूर कर देखा। वो लड़की कभी कभार अपनी बेबाकी में बोलने की हद ही खत्म कर देती थी। मिस पलक, मेरे ऑफिस में आइए। अर्नब न जाने कहाँ से बोतल वाले जिन की तरह प्रकट हो गया था। उसको देखते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की के तोते उड़ गए थे। जी सर। पलक ने उस लड़की को आंखों ही आंखों में वार्निंग दी। इस 1 महीने में उसका डर काफी कम हो गया था। अब उसे अमित से आजाद होने का अपना रास्ता भी नजर आने लगा था। उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी भाभी के व्यवहार में अब बहुत बदलाव आया था और उन्होंने कह दिया था कि शादी की अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं अमित को समझा दूंगी कि अभी हमें अपनी इकलौती ननद की शादी की तैयारी करने में 1 साल तो लगेगा ही। पलक खूब अच्छे से जानती थी कि भाभी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन इसमें उसका भी फायदा था, इसलिए वो खामोश रही। एक वक्त था जब ये ही भाभी उसके चरित्र पर उंगली उठाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी, जब वो घर के अंदर रहती थी। यस सर, आपकी मीटिंग 2 बजे है। वो लड़की गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऐसी किसी भी बात में कोई रुचि नहीं रखती थी। अर्नब ने इस बात पर ध्यान दिया था। वो उसे नजर उठाकर देखती भी नहीं थी। ऐसी लड़की की ही तो उसे तलाश थी। मिस पलक, मैंने आपको मीटिंग के बारे में पूछने के लिए ऑफिस में नहीं बुलाया है। अर्नब की बात पर वो मुंह खोले उसे देखने लगी कि क्या उसके काम में कोई गड़बड़ हुई है। देखिए मिस पलक, मैं बात को घुमा फिराकर करने वाला आदमी नहीं हूँ। आज से पहले मैंने कई गर्लफ्रेंडें बना रखी थीं, क्योंकि वो भी मेरे साथ पैसों की खातिर वक्त गुजार रही थीं। पलक मन में सोचने लगी, भला ये साहब मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी अपने नाम करवा सकती हो। पलक उसकी बात को ठंडे दिमाग से सुनने की जगह उल्टा भड़क उठी और गुस्से में जो मुंह में आया बोलने लगी कि सामने खड़े हुए आदमी ने उसकी कीमत लगाकर उसे खरीदना चाहा था। ये बात पलक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं आपकी क्लास की दिल फेक लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी नजर में शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। मेरी मंगनी हो चुकी है और जल्दी ही मेरी शादी हो जाएगी। पलक का टका सा जवाब सुनने के बाद अर्नब गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। ये लड़की खुद को जरूरत से ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। आज इसने अर्नब सिंघानिया की जिद को जगाया था। आई सी। वो जोर से हंसा था। अपने गुस्से को काबू में करते हुए वो ठीक वक्त का इंतजार करने लगा जब ये लड़की खुद उसके कदमों में बैठकर उससे रिक्वेस्ट करेगी कि अर्नब सिंघानिया, मुझसे शादी कर लो। आप जा सकती हैं मिस पलक। वो उसे अपने ऑफिस से दफा होने को कह रहा था।
अर्नब के अचानक शादी की पेशकश पर वो घबरा गई थी। ऊपर से अमित भी अजीब है, वो आज उसके ऑफिस में ही पहुंच गया था। वो अमित की बाइक पर बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो जाने से इनकार करती तो उसके जैसा गंवार इंसान वहां पर जरूर कोई नया तमाशा खड़ा कर देता। उसने फैसला कर लिया था कि घर जाकर वो इस बारे में अपने भाई से बात जरूर करेगी कि उसकी ऑफिस में बहुत इज्जत है, इसीलिए अमित को आइंदा वहां पर आने की परमिशन ना दी जाए। बैठ भी जाओ। अब अपने पीले दांतों को निकालते हुए अमित ने पलक को देखकर कहा, मिस पलक। अपने पीछे अर्नब की आवाज सुनाई दी तो ऐसा लगा कि अभी वो हंसेगा, उसकी पसंद का मजाक बनाएगा। आप ये फाइल भूल आई थी, कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर आप काम में लापरवाही करने लगी तो फिर आपकी ऑफिस से छुट्टी, समझ गई? गुस्से से वो पलक की बेइज्जती करना नहीं भूला था। उसने इस लड़की को इज्जत दी थी, कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं की थी। वो दिल से इससे शादी करने के लिए राजी था, लेकिन पलक के इनकार ने अब उसे जिद्दी बना दिया था। आपकी तारीफ? माचिस के जैसे तीली नुमा लड़के को हंसता देखकर अर्नब ने पूछा। अमित ने उचक कर कहा, मैं इसका मंगेतर हूँ। पलक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नब को देख सके, जो वाकई में उस पर हंस रहा था। नाइस टू मीट यू। पलक आपका बहुत जिक्र करती है। अमित भी हैरानगी से पलक को देखने लगा। इतना तो वो भी जानता था कि पलक कभी भी ऑफिस में उसका जिक्र करने वाली नहीं है। शायद उसका बॉस अमित का दिल रखने के लिए बोल रहा था। पलक का दिल और दिमाग अर्नब की बातों में ही लगा हुआ था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब रास्ता खत्म हुआ और वो कब अपने घर पहुंच गई। अमित के झकझोरने पर उसे होश आया। अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। अपने ख्यालों को काबू करते हुए वो अंदर भागी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मम्मी, मम्मी। उसने अपनी भाभी की तरफ गुस्से से देखा, जो उसकी माँ से घर का काम करवाने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी भाभी घबराकर बोली। ये समय बातों में बर्बाद करने का नहीं था, इसीलिए जल्दी से मोहल्ले की गाड़ी बुलवाकर वो लोग पलक की माँ को प्राइवेट अस्पताल में ले आए थे। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें काफी लंबे समय से दिल की बीमारी है और अब उनके दिल के सुराख बंद हो चुके हैं। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो शायद उनको बचाया नहीं जा सकेगा। वो हाथ जोड़े भगवान से अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर ने टोटल 15 लाख का खर्चा बताया था। उसके भाई ने तो सुनते ही कह दिया कि ये खर्चा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने अमित से मदद मांगना चाही थी, लेकिन अमित भी ये कहकर वहां से निकल लिया कि एक बूढ़ी औरत और कितना ही जिंदा रह लेगी। इस बूढ़ी औरत के लिए वो 15 लाख रुपए बर्बाद नहीं करेगा। पलक को अपने घर वालों पर बहुत अफसोस हुआ था, जो उसकी माँ को बचाने के लिए उसका बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं थे। हे भगवान, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं किससे मदद मांगू? उसके दिल में हर बार अर्नब का ख्याल आता था, लेकिन वो उसके दरवाजे पर कैसे जा सकती है? उसकी सारी रात बेंच पर बैठे बैठे गुजरी। अगली सुबह की पहली किरण निकलते ही अपने भाई को अस्पताल में रुकने का कहकर वो खुद ऑफिस में चली गई। वो अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रही थी। आप चाहे अर्नब उसका मजाक ही क्यों ना उड़ाए, लेकिन वो पैसे लिए बगैर वापस जाने वाली नहीं थी। उसका भाई काफी हैरान हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे ऑफिस वाले भला इतनी बड़ी रकम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? जिस पर पलक ने सिर्फ इतना कहा था कि जब अपने काम न आए तो पराए लोगों के दरवाजे खटखटाने ही पड़ते हैं। मैं अपनी माँ को आपकी तरह यूं मरता हुआ छोड़ नहीं सकती। ओ माय गॉड, आपसे कल शादी की बात क्या कर ली? आप तो खुद को इस कंपनी की मालकिन ही समझने लगी हैं। पलक के ऑफिस देर से आने पर अर्नब ने ताना मारा। सर, मुझे आपसे काम है। अगर वो इस वक्त दिमागी तौर पर ठीक हालात में होती तो शायद यहीं से वापस भाग जाती। अर्नब की नजरों का बदलाव समझकर वो ऐसे ना करती। अर्नब ने गौर किया कि वो एक दिन में ही काफी बदल चुकी है। सारी रात वो गुस्से से चक्कर काटता रहा था कि उस जैसे मवाली की खातिर पलक ने अर्नब सिंघानिया को मना किया था। सर, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं वादा करती हूँ कि ये पैसे अपनी तनख्वाह से
धीरे धीरे करके मैं आपको वापस लौटा दूंगी। अर्नब ने इंटरेस्ट लेते हुए उसे देखा। वो जानता था कि इस लड़की में अकड़ और खुददारी बहुत है, लेकिन फिर भी वो जानने की कोशिश में था कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि पलक की सारी अकड़ टूट गई है। कुछ दिन पहले तो वो मेरा इतना बड़ा ऑफर ठुकरा चुकी थी और आज मेरे सामने खड़ी थी। मुझसे 15 लाख रुपए की जरूरत है। वो मेरे ऑफिस में काम करने वाली मामूली सी वर्कर है जिस पर मैं मर मिटा। आज वो आंसुओं से रो रही थी। अर्नब उसकी बेबसी से मजे लेने की सोचने लगा। अर्नब सिंघानिया आपकी मदद क्यों करेगा मिस पलक? आपने तो मुझे शादी के काबिल भी नहीं समझा था। आप अपने उस मंगेतर से उधार मांग लीजिए। प्लीज सर, पलक ने ढीठ बनकर उससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट की। अगले ही लम्हे अर्नब ने फैसला किया और 15 लाख का चेक साइन करके उसके हाथ में थमाया और साथ ही उसके कान में धीरे से कहा कि अगली 7 रातें वो अर्नब के साथ उसके फार्म हाउस पर गुजारने के बदले में ये रकम उसे दे रहा है। अर्नब की इस बात पर पलक फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी कि उसने अपने कानों से ये क्या सुना है। मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए और 7 दिन के बाद बेशक तलाक दे दीजिएगा। पलक ने अपने दिल को मजबूत करके उसकी नजर से नजर मिलाई थी। अर्नब को न जाने तब कौन सी कशिश महसूस हुई कि इस वक्त पलक ने हाँ कर दी। इतनी बड़ी रकम लेने के बाद पलक ने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे ये भी पता था कि रात को 8 बजे उसे किसी भी हालत में अर्नब के बंगले पर पहुंचना ही है, पर ना वो शख्स खुद यहाँ आ जाएगा। उसने घरवालों से ये झूठ बोला कि उसे ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया है। माँ की खातिर जो उसने कर्जा लिया है उसकी भरपाई के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी होगी। पलक अपनी माँ को अस्पताल में अकेला छोड़कर इस वक्त अर्नब के सामने बैठी थी। उनकी शादी जैसी भी हालत में हुई थी, लेकिन अब वो अर्नब की पत्नी थी। न जाने किस बात पर उसे बार बार रोना आ रहा था। अपने मंगेतर को याद करके रोया जा रहा है। अर्नब को गुस्सा आने लगा। शायद वो अपने मंगेतर को याद करके रो रही है। अर्नब की इस बात पर पलक ने इनकार में सिर हिलाया तो फिर वो जानना चाहता था कि आखिर वो इस वक्त इतना दुखी क्यों है और उसे पैसे किस लिए चाहिए थे, क्योंकि इतने दिनों में वो ये तो जान चुका था कि पलक ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी माँ इस वक्त अस्पताल में है। आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए हैं उनसे ही अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। पलक को लगा था कि शायद अर्नब उसे वहां जाने से मना कर देगा, लेकिन वो खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों अस्पताल पहुंचे तो भाभी उन दोनों को देखकर काफी हैरान हुई थी। वो कहने लगी कि तेरे बॉस यहाँ अस्पताल में क्यों आए हैं? उन्हें यहाँ पर क्या काम है? और तुम तो ऑफिस के काम से गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आई? अर्नब पलक के घर के हालातों को देखते हुए उस चालाक औरत के सामने चुपचाप ही रहा था। पलक की माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया था और उनके होश में आते ही पलक ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और इस वक्त उसकी माँ ने विदाई का फैसला किया था। अर्नब को अलग से बुलाकर भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि वो उनकी बेटी से कोई भी बदला ना ले और हो सके तो उनकी हालात की मारी बेटी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले। ये शादी जिन भी हालातों में हुई हो, लेकिन अर्नब ने फिर से पलक को मौका देकर जिंदगी भर उसका साथ निभाने का फैसला कर लिया था। इस बात पर उसके भाई और भाभी को भी बहुत एतराज था। अमित तो मारा मारी पर ही उतर आया था, लेकिन अर्नब सिंघानिया की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो अपनी पत्नी और सास को लेकर अलग हो गया था। पलक और अर्नब की मोहब्बत की शुरुआत शायद ऐसे ही होने लिखी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।